हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में हमने यहाँ पे क्या देख लिया था कि किस तरीके से हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको कैसे कर देना है, इन तीन उंगलियों को परपेंडिकुलर कर देना है। ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी आ जाएगी इंडेक्स फिंगर और ये मिड फिंगर। तो एफ बी आई करके याद कर लो। एफ मतलब हो गया फोर्स, आई का मतलब हो गया आपका करंट और ठीक है, एफ बी, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आई का मतलब हो गया करंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन चीज को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एफ बी आई आपको यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हमारे पास नॉर्मली तरीका है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो द थ्री डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द सिंपल रूल। तो ये तीन की तीन जो हमारे पास उंगलियां हैं, ये क्या बता रही हैं, अलग अलग तरीके की क्या बता रही है, हमें चीजें बता रही हैं, अलग अलग तरीके की भौतिक राशियां बता रही हैं। इसी को हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular। इस तरीके से करें, अपने इंडेक्स फिंगर को, अपने थंब को और अपनी मिड फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी पहली उंगली है, ये फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो दूसरी आपकी जो फिंगर होगी ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है। तो एफ पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा करंट और तीसरा अंगूठा आपको बताएगा किसके बारे में, फोर्स के बारे में। देन द फोर्स और थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। बस इस तरीके से आपको ये सारी चीजें बता देंगे। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन चीजों। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, थंब बताता है हमें फोर्स के बारे में, यानी कि बल के बारे में। ठीक है, ठीक है। मिड फिंगर हमारी बताती है फील्ड के बारे में, यानी कि क्षेत्र के बारे में, और करंट बता रही है हमारी मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे याद कर सकते हो, एफ बी और आई से आप इसको याद कर सकते हो कि एफ क्या है, बी क्या है, आई क्या है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे जो उपकरण है जिनके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड हो, वो जैसे कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे इसी लॉ पर आधारित है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ही आधारित है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटर करके गया है राइट एंगल, यानी कि सीधा सीधा चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूं आ गया और मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है। तो आप देखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि करंट हमेशा उल्टी डायरेक्शन में बहाता है, और आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जा रहा है। तो यानी कि अब ये हमारे पास बन गया एक नॉर्मल डायग्राम जो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए। सो वो कह रहा है फोर्स इस पे कहाँ लग रहा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताता है, तो एफ बी आई, तो बी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, करंट की डायरेक्शन में आपने करंट कर दिया, तो ये बन गया ना। देखो बी और आई ऊपर की तरफ, तो ये लगेगा आपका पेज इनवर्ड, यानी कि आप कह दोगे इसमें इनटू द पेज, पेज के अंदर, क्योंकि देखो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ ही तो जा रहा है। एफ बी आई आपने कर दिया, अब इसको बी को बी मिला दो, आई को आई लगा दो, कर दिया, तो ये आपका एन इन चला गया, क्या चला गया, इन, तो इन की तरफ क्या चला गया, आपका फोर्स चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या करना है, बेसिक से तरीके से आपको डायरेक्शन निकाल लेनी है किसकी, फोर्स की। तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो डायरेक्शन आपको फोर्स की दे रखी है या मैग्नेटिक फील्ड की दे रखी है, तो करंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाह करता है करंट। तो आपसे कहा है कि जरा डायरेक्शन देखो, करंट की हमेशा अपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के मोशन से, तो जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि ये पेज है, पेज से अंदर की तरफ लगेगा, पेज इनवर्ड इसका फोर्स लगेगा। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस बिंदु को भी, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in magnetic field? तो कह रहा है अगर चुंबकीय क्षेत्र पे हमने प्रोटॉन को डाल दिया,
तो प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी परिवर्तित हो जाएगी? देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज? प्रोटॉन क्या चेंज कर सकता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालें? उसका मास, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसकी स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम, तो किस में फर्क पड़ेगा? तो देखो, अगर उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ा तो सीधे सीधे मोमेंटम पे भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है, ठीक। तो स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम आप कह सकते हैं। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉड ए बी विल अफेक्ट इन द करंट इन द रॉड इज इंक्रीज? तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी रॉड में करंट को बहुत तेज बढ़ा दें, यानी कि करंट को मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो उस रॉड का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? तो अगर रॉड में करंट की मात्रा बढ़ा दी, धारा बढ़ा दी, तो उसमें बल ज्यादा लगेगा, और बल ज्यादा लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि विस्थापन भी बढ़ जाएगी। क्योंकि करंट बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ गया तो फिर आप याद रखिएगा, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज हो जाएगा तो रॉड का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे, तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होने से और ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, वो बल बढ़ जाएगा। लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, अगर लेंथ भी बढ़ा दोगे तो ये फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भी कि कितना इस पे बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। चलिए, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम अल्फा कण कह रहे हैं, ये वेस्ट से डिफ्लेक्ट होता हुआ गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यानी कि वेस्ट की तरफ ये जा रहा था, देखो, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जा किधर रहा था, वेस्ट की तरफ हमने भेजा। तो आप याद रखें, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ठीक है। ये हमारे पास है। तो ये जा वेस्ट की तरफ रहा था, मुड़ कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ। अब अगर नॉर्थ गया है तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, उस पर नॉर्थ की तरफ, सीधी सीधी सी बात है। उत्तर की तरफ ये मुड़ गया, यानी कि बल इसको इधर लग रहा था, ठीक है। अब कौन जा रहा था, अल्फा पार्टिकल। तो जिधर की तरफ पार्टिकल मूव करता है, जिधर की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा था, अब तो ये ऊपर चला गया ना, पर पहले तो ये यूं चल रहा था, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन है, धारा यहां जा रही है, ठीक है। जिधर पॉजिटिव पार्टिकल मूव करता है, करंट उधर ही फ्लो करता है। आगे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो किधर की तरफ होगी? तो अगर फोर्स ऊपर चला गया, करंट इधर चला गया, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो एफ बी आई, हमें बी निकालना है। तो करंट जा रहा है ऐसे, देखो ये एफ है, तो एफ की डायरेक्शन में आ गया है ऊपर की तरफ, एफ फोर्स, एफ बी आई हमने खोल दिया। अब आई कैसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे जा रहा है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ये आपकी तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं ये चला जाएगा हमारा, फोर्स ऊपर लग गया, करंट इधर की तरफ जा रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, इन तीनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री के कोण पे। तो एफ बी आई हमारा हो गया। तो फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट हमने आगे कर देना है लाइक दिस, तो करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपकी तरफ, पेज आउटवर्ड बोल सकते हो, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अगर ऊपर है, ईस्ट वेस्ट ये रहा, तो हमारी तरफ हो जाएगा साउथ की डायरेक्शन, ठीक है। तो डाउनवर्ड आप कह सकते हो कि ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही है ना, इसमें ऑप्शन में हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दिया है। क्या दिया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र मिलता है ना। जब भी धारा प्रवाह करती है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। इवन वीक आयन करंट दैट अलोंग द सेल इन अवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, नर्व्स से होती हैं, और उन नर्व्स के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता है, आयन दौड़ते हैं, है ना। और उन आयन से हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारी शरीर के अंदर भी बनता है। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम कुछ चीज छूते हैं, when we touch something our nerves carry an electric impulse to muscles we need to use, हमारे जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारी मसल्स के थ्रू वो नर्व्स जाती हैं, और जिस मसल का उपयोग होना होता है, मतलब बेसिकली नर्व्स जाएंगे हमारी बॉडी में, और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल या कह सकते हो मैग्नेटिक आप सिग्नल दोगे कि भाई इस मसल का यूज करके इसको उठाना है। जैसे मुझे कोई चीज उठानी है, तो यहाँ से सिग्नल आएंगे और मुझे इसको उठाना है, तो हमने इसको उठाया, ठीक है, इसको रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेंगे, जिससे हम कौन सी मसल यूज करना चाहते हैं वो मसल यूज हो जाए। दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, और इससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कह सकते हो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, लेकिन यस अबाउट 1/1,000th ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दो ऑर्गन यहाँ पर बड़े रिस्पॉन्सिबल है हमारे, टू मेन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट,
यानी कि वहां पर बहुत अनिवार्य है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बनना। एक है दिल और दूसरा है दिमाग, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ एन ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेजोनेंस बनाया जाता है, यानी कि उसकी एकदम कॉपी पेस्ट कराया जाएगा, उसको मैच कराया जाएगा, और इसी के लिए उसका MRI कहता है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद कराया जाएगा। जो हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक रेप्लिका कह सकते हो आप, रेजोनेंस मैच कराया जाएगा, और रेजोनेंस मैच करके MRI से थ्रू हम लोग मेडिसिन या फिर हम कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे हम इमेजेस यूज करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस के लिए कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर कोई कोई भी दिक्कत हो रखी है तो MRI के थ्रू हमें पता लग जाएगा। इसलिए मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिसिन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल फील्ड में भी। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इन पॉइंट्स को। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन आवर होम्स। अब हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है, जो मेन सप्लाई हमारे घरों में आती है जिसको मेन्स कहते हैं, है ना, सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल। तो हमारे घरों के बाहर पोल लगा है, रोड पे पोल लगा है, या अंडरग्राउंड केबल्स होती है, वहां से ही बिजली आती है और हमारे घरों तक बिजली या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर। तो इनमें से ही बहुत सारी तारें हमारे घर आती है, उनमें से 3 तार जो मेन तार है उसमें से एक तार होती है लाल कलर की या लाल इंसुलेशन के साथ, जिसको हम लाइव वायर कहते हैं। लाइव वायर मतलब पॉजिटिव। दूसरी जो तार होती है वो होती है ब्लैक इंसुलेशन में, जिसको हम न्यूट्रल वायर यानी कि कहते हैं उदासीन वायर तार जो नेगेटिव, ठीक है, इज कॉल्ड नेगेटिव। with black insulation is called neutral, ठीक है। in our country the potential difference between the two is 220 volt। तो जो एक लाइव वायर गई और एक न्यूट्रल गई, अब न्यूट्रल का वोल्टेज 0 है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का वोल्टेज लगभग 220 लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो लाइव वायर के अंदर करंट चलता है और न्यूट्रल वायर सिर्फ एक सर्किट को कंप्लीट कर रही है, परिपथ को पूरा कर रही है। तो जो मीटर बोर्ड है यानी कि जो हमारे बिजली विभाग वाले होते हैं वो मीटर बोर्ड हमारे घरों में ये मीटर लगाता है, बिजली को पास कराता है और मेन फ्यूज लगाता है, ठीक है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन इन द हाउसेज। और इन डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस से ये जो बिजली हमारे घरों में वो अलग अलग लाइंस पे पहुंची हुई है। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। और यही वायर जो होती है हम क्या करते हैं अलग अलग परिपथ में घर के अंदर बिजली का विभाजन कर देते हैं कि इस घर में यहाँ भेजा जाएगा, इस घर में इतना कनेक्शन, मतलब बेसिकली कनेक्शन भेजा जा रहा है अलग अलग कमरों का। Often two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliance with higher power rating such as geysers, air cooler etc। तो आपने देखा होगा आपके घरों में भी बड़े बड़े क्या लगे हैं, कहीं कहीं पे सॉकेट लगे हैं बिजली प्लग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ही चला पाएंगे, वो 15 एम्पियर की करंट रेटिंग रखते हैं अपने पास, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग वाले होते हैं, जब बल्ब, फैन या फिर जो भी आपके घर में छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे टीवी वगैरह हो गया उनको यूज करने के लिए। फिर तीसरी तार होती है अर्थ वायर, जो हमारे घरों में ग्रीन कलर की इंसुलेशन से होती है। ये हरी रंग की तार होती है जो हमेशा एक मेटल प्लेट अर्थ के अंदर हम डाल देते हैं, एक बहुत बड़ी क्या करते हैं धातु की प्लेट, उसमें हमने मेटल की एक इंसुलेशन को जोड़ा हुआ होता है। दिस इज यूज्ड, या आप कह सकते हो कि एक ऐसे बहुत बड़ी प्लेट और एक तार हमने इससे जोड़ रखी है जो क्या करेगा, अर्थिंग जितनी भी होगी वो सारे के सारे एक्सेसिव करंट को कहाँ भेज देगा, अर्थ में भेज देगा, पृथ्वी में भेज देगा। दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। इसी को हम क्या करते हैं सेफ्टी मेजर यानी कि एक सेफ्टी पर्पस में यूज करते हैं, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। और सिर्फ उस डिवाइस के लिए जिनकी एक मेटेलिक बॉडी है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो, टोस्टर हो, फैन हो, तो कभी गलती से क्या होता है इनके अंदर एक्सेसिव करंट आ जाए तो इन पे कोई हाथ लगाएगा तो झटका लग सकता है। तो जो एक्सेसिव यानी कि अधिक धारा इसमें प्रवाहित कर रही है तो मेटल की वायर से हमने मेटल के एक आप कह सकते हो एक मेटल का यहाँ पर केस होता है, उससे हमने ये तार जोड़ी होती है और सीधे एक मेटल की प्लेट के साथ अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर इसको बरीड किया रहता है, वहां चले जाता है कि गलती से बहुत ज्यादा धारा प्रवाह हो जाए या करंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो सारी धारा इस मेटल के केस से अर्थ करके हम कहाँ भेज देंगे, पृथ्वी के अंदर जमीन में भेज देंगे। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। तो मैंने कहा क्या मेटेलिक बॉडी जो है वो अर्थ की वायर से जुड़ी हुई है, जो हमें क्या करती है एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है करंट के लिए, यानी कि जिसका प्रतिरोध कम होता है, एक ऐसा पथ प्रोवाइड करती है, एक ऐसा पथ देती है जिससे कि सारा का सारा धारा कहाँ चली जाए, पृथ्वी के अंदर चली जाए। दस इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। और इससे क्या इंश्योर होता है कि कुछ भी मेटेलिक जो बॉडी है
अप्लायंस में जो भी मेटेलिक बॉडी है वो इससे जुड़ी हुई हो, कि गलती से भी किसी में अगर करंट का लीकेज आ जाए या एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाए तो ये सारा का सारा करंट कहाँ भेज देगा, एक्सटर्नल करंट जो एक्सेस करंट है ये हमारी अर्थ के अंदर भेज देगा टू द अर्थ, एंड यूजर में गेट नॉट, या मैं कह सकता हूँ यूजर में नॉट गेट एंड सीवर इलेक्ट्रिक शॉक, और यूजर को क्या ना लगेगा, एक सीवर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो देखो इस तरीके से हमारे घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक लाइव वायर आती है लाल, फिर देखो हमारे पास न्यूट्रल है, लाइव और न्यूट्रल दो वायर आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, इधर से अर्थिंग वायर गई, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे पहले क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड फ्यूज, यानी कि सबसे पहले कंपनी फ्यूज भी हम इसे कहते हैं, वो लगा रहता है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जिसको किलोवाट आवर मीटर कहते हैं, जिसमें हमारा बिजली का बिल बनता है ना, वो मीटर आ गया। फिर इस मीटर से यहाँ से जाएगी तार आगे, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स है, यहाँ से यानी कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, हमारे घरों में अलग अलग जगह पर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, हर एक सर्किट का एक अपना यहाँ पर फ्यूज है, ठीक है। फिर यहाँ से अर्थिंग वायर जा रही है। फिर यहाँ पर हमें पता है लाइव और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल 220 होता है, यानी कि वैद्युत विभव 220 है। फिर एक सर्किट, मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है, तो यहाँ पर एक जगह लाइव एक जगह न्यूट्रल, और फिर बड़े वाले से हम क्या जोड़ देंगे, अर्थ को जोड़ देंगे, कि एक्सेसिव करंट अगर आ गया तो कम से कम ये एक्सेसिव करंट क्या जाएगा, अर्थ में चला जाए, यानी कि यहाँ से अगर ज्यादा धारा आ गई तो अगर ये ज्यादा धारा हुई तो ये अर्थ के थ्रू वापस हम कहाँ भेज देंगे, पृथ्वी में भेज देंगे। इस तरीके से हमारे सारे के सारे उपकरण जुड़े होते हैं। तो ये फिगर हमें यही बता रहा है, एक डायग्राम बता रहा है हमें, स्केचमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हर एक सेपरेट सर्किट है, डिफरेंट अप्लायंसेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। हर एक अप्लायंस के पास सेपरेट स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, जो फ्लो है करंट का वो इसमें से हो रहा है। अगर हमें एक अप्लायंस के पास इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस भेजना है तो उनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें बराबर विभव रखना है तो उन्हें हमें समांतर में रखना पड़ेगा। समांतर क्रम में पोटेंशियल यानी कि विभव बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक मेजर कंपोनेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, क्योंकि फ्यूज जो होता है हमारे घर की रक्षा करता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट आ जाए तो फ्यूज अपनी बलि देके कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि फ्यूज अपने आप को क्या कर देगा, फ्यूज अपने आप को बर्न कर देगा, अपना रोल प्ले करके हमारे घर के और डिवाइसेस को बचा देगा। तो इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करना, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करना। और अगर अत्यधिक धारा प्रवाह कर जाए तो इसके अंदर ऊष्मा जनरेट हो जाती है, और ऊष्मा के कारण इसके अंदर की जो तार है वह पिघल जाती है, ठीक है। सो अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो गलती से ओवरलोडिंग हो जाए, एक्सेसिव आपने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, बहुत ज्यादा लोडिंग कर दी, को है ना, कोई मशीनरी ऐसी चला दी, तो होगा क्या, ये हमारे घरों के और डिवाइसेस को प्रिवेंट करता है आग लगने से, आप कह सकते हो, या डैमेज होने से बचाता है। तो ओवरलोडिंग कब होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अपने आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अपने कांटेक्ट में आ जाएगी तो करंट बहुत ज्यादा प्रवाह करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो इस केस में होगा क्या, जो इंसुलेशन है वायर की वो डैमेज हो जाएगी या फॉल्ट हो जाएगी, और तब जाके क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे घरों में जो फ्यूज है वो अपना रोल प्ले करेगा। ऐसी सिचुएशन में जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है, कहते हैं प्रतिरोध जीरो हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा, और बहुत ज्यादा करंट जब फ्लो करने लग गया तो हमारा फ्यूज जो है वो अपने आप को क्या करेगा, और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की प्रिवेंशन के लिए अपने आप को इतना, मतलब अपने आप को फ्यूज के अंदर की वायर ब्लोन ऑफ हो जाएगी, जल जाएगी, जिससे हमारे और इलेक्ट्रिक डिवाइस बच जाए। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज prevent the electric circuit and the appliance from the possible damage by stopping the flow of unduly high इलेक्ट्रिक करंट। अंडली हाई इलेक्ट्रिक करंट मतलब बहुत ज्यादा अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाह करने लग गई तो दूसरे जो भी उपकरण यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर जल जाएंगे, या आप कह सकते हो वो बर्न आउट हो जाएंगे। और उनकी प्रिवेंशन की या उनकी रक्षा करने के लिए हमने कौन लगाया, फ्यूज लगाया। फ्यूज किस पे काम कर रहा है, जूल हीटिंग, जो लॉ हमने पढ़ा था H=Y²RT, उस पर ये काम करता है। तो फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है, और इससे हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं वो सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो बी ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। अब ओवरलोडिंग कई बार ऐसे भी हो जाती है कि एकदम से करंट बहुत ज्यादा आ जाए, वोल्टेज हाई हो जाए। अब सप्लाई आनी थी वहां से, क्योंकि हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा आती है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है, कुछ भी बढ़ता घटता रहता है। तो एकदम बहुत ज्यादा करंट आने लगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। इस केस में भी याद रखिएगा
ऐसा हो सकता है। ओवरलोडिंग कभी बार कैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा अप्लायंस को हम सिंगल सॉकेट पे लगा देते हैं, एक सिंगल सॉकेट और वहीं पर हमने टीवी, फ्रिज, कूलर भी डाल दिया, फिर हम प्रेस भी लगा रहे हैं, सारी की सारी चीजें उसी सॉकेट से जोड़ रहे हैं, तो होगा क्या, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो ये बेसिक सी बात थी आज की क्लास में हमने जानी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने जाना, किस तरीके से आप करंट की दिशा निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे या आप बल की दिशा निकालेंगे। फिर हमने बात की हाउस होल्ड सर्किट की, कि हमारे हाउस होल्ड यानी कि घरों में कैसे कैसे परिपथ बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास पे इसमें प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।